क्लासिफाइड हो गया, इसमें बोला तो आपको बोलेंगे तो ये वाले जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे को दे जाते हैं, किसी ने कुछ काम डाल दिया, किसी ने तो मतलब किस तरह करते हैं तो क्लास आपको बनाना है तो हाँ जी। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये देखा नहीं बेटा, लाइट्स प्लीज ऑन कर दें, मैं इनको ओवरव्यू दूंगी किस स्लाइड से हम जाएं। किडनी कैसा आता है आप लोगों को? किडनी किडनी कैसा आता है बेटा? किडनी किडनी करना है, ये मुश्किल टॉपिक है, हम मेमोराइज करने वाला ज्यादा है और एमसीक्यूज ऐसे आते हैं फिर आप परेशान हो। लेकिन मैम बस बेटा आप लोगों ने ना टारगेट करने अपना इम्पोर्टेंट चीजें इतने थोड़े पीरियड में, इससे ज्यादा हम कवर नहीं कर सकते लेक्चर्स, अदरवाइज टाइम होगा तो हम डिटेल में ज्यादा कर सकते, इसलिए मैं ओवरव्यू देना पाएगी। मेरा मकसद ये है बेटा आप लोगों की जैसी क्लास है ना, माशाल्लाह क्लास की अच्छी तरीके से करते हैं, आप लोगों की क्लास अच्छी है। और एक चीज और, आप लोगों को अगर ओवरव्यू देंगे ना तो आप लोग 24 कर ही लो, तो इस वजह से मुझे है कि आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए, बाकी आप कर दें। लेट्स स्टार्ट विद किडनी। और ये मत समझो अगर आपको पेपर आता है तो आपका पेपर अच्छा हो, समझ आइए, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें। आपको कितना आता है, आप लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो नंबर आपको उससे नहीं मिलते जितना आपको नंबर उसको मिलते हैं। कोशिश करो बेटा अगर आपके नंबर एग्जाम में अच्छे नहीं आ रहे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू नो द टॉपिक, इसका मतलब है कि आप एक्सप्रेशन पूरा करें। MCQ is a soft sign, MCQs में अपने मार्क्स देखा करो, it's a soft sign कि आपको कॉन्सेप्ट्स है, और SCQ is a soft sign कि आपको एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको टॉपिक आता है और SCQ में नंबर ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस बेटा स्पेस आउट प्लीज, स्पेस आउट, बच्चे नहीं बैठे। तो आप लोग देखो कि MCQs में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपकी तैयारी साउंड नहीं है कॉन्सेप्ट पर। Okay. So coming to the renal system, to know the renal system is broadly divided into different components. देखने के लिए क्या होता है? So just remember, this is the glomerulus, ये Bowman space है, और ये हमारा बाकी जो भी सिस्टम, ठीक है। तो जब हम इसमें करेंगे तो जो ये वाली डिजीजेस हैं जो ग्लोमेरुलस, एंड व्हाट डू यू हैव इन द ग्लोमेरुलस? Bowman's capsule है, and you have glomerulus, and you have and you have afferent end. This is the glomerulus, ठीक है। मैं glomerulus को रेड से कर, तो एक आपकी डिजीजेस हैं जो इस पार्ट की, all these diseases are called glomerulonephritis, वो ज्यादातर glomerulonephritis और glomerulopathies हैं, तो ये glomerulonephritis, and they are mostly initiated by some immune complex, और भी हो सकता है लेकिन मैं mostly कह रही हूँ। So the glomerulonephritis which involves the glomerulus part of the kidney, and they are usually immune mediated, right? फिर एक दूसरा कंपोनेंट आता है जिसको हम करते हैं, इसके अलावा अगर मैं किडनी को कहूँगा कि डिवाइड करो, आप इसको हमेशा डिवाइड करोगे into 4 parts. One is glomerulus, other one are the tubules, ये वाला पार्ट,
The third one is the interstitium, which is सारा इर्द गिर्द का एरिया होंगे, and the fourth one is blood vessels. शाबाश, ये चार चीजें, तीन चार पैथोलॉजी प्राप्त करें. One is glomerulus, other one are tubules, then you have the intervening interstitium और interstitium के अंदर vessels. ठीक है? तो सबसे पहले coming to glomerulus. So glomerulus की जो lesions होती हैं, they are called glomerulopathies और glomerulonephritis. हमारा concern ज्यादा ये है, and they are immune mediated. जो tubules और interstitium है ना, they are very closely related. ठीक है? तो जो tubule में problem आ रही होगी ना, interstitium कहीं ना कहीं suffer कर रहा हो. समझ आइए? तो जो हम इस सारे एरिया को हम कहते हैं tubulo interstitial diseases. ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज. और फिर एक तीसरी कैटेगरी में हम करते हैं जिसमें हम ट्यूब्यूल से निकल के पेल्विस में आ जाते हैं. ये किडनी का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से पेल्विस अंदर जा रहे हैं और फिर आगे कैलिसेस हैं और आगे सारा सिस्टम. सो हमने कहा एक ग्लोमेरुला है, ग्लोमेरुला दे यूजुअली लाई इन द कॉर्टेक्स, और जो नीचे सारा होता है. सो वन ऑफ द ग्लोमेरुला, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. फिर ट्यूब्यूल्स की प्रॉब्लम आती है और ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियम की, और फिर एक प्रॉब्लम होती है जिसमें पेल्विस भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस. ठीक है, तो तीसरी चीज है हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस. So we broadly divide pathology wise the disease into these three main groups. One is glomerulus. Glomerulus they usually lie in the cortex. और ये glomerulus की जो diseases होते हैं they are immune mediated. और ये glomerulonephritis cause करती है. फिर ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम की जो डिजीजेस होती हैं ये इंटर मतलब एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती हैं, एंड दे आर यूजुअली रिलेटेड टू इस्कीमिया एंड टॉक्सिन. ठीक है, तो यहाँ की जो डिजीजेस होती हैं दे आर रिलेटेड टू इस्कीमिया एंड टॉक्सिन्स लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन और बाकी सारी चीजें. और जो पाइलोनेफ्राइटिस है ये मेनली इन्फ्लेमेटरी. समझ आ गई आपको? तो ये मेन तीन कैटेगरीज हैं और मेन तीन इनके कॉजेस हैं. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज इम्यून मीडिएटेड. तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आगे क्या होता है वो हम बाद में करेंगे. जो इधर की चीज होती है इसको ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज कहते हैं. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलो मींस पेल्विस, नेफ्राइट मींस किडनी. सो पेल्विस एंड किडनी एंड आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन. तो कॉज इसका इन्फ्लेमेशन. और जो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज है ये डिजीज है विच इज सेकेंडरी टू इस्कीमिया और टॉक्सिन. अब हम जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात, इन सारी चीजों में आप देखो बेटा ये सारी किडनीज ना, रिमेंबर अ वर्ड, दे आर क्लिनिको-पैथोलॉजिकल. क्लिनिशियन में क्या बोले, पैथोलॉजिकल. मैंने क्या रिपोर्ट किया उसके यूरिन एनालिसिस में, मैंने क्या माइक्रोस्कोपी पर रिपोर्ट किए, ये वो सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है. All these diseases are clinico-pathological. मैं अब एक चीज बताती हूँ. One is GFR. Glomerulonephritis में usually you will be having either nephrotic syndrome or nephritis. ठीक है, तो जो इसकी हम मेन कैटेगरी कर रहे हैं glomerulonephritis की, it is either nephrotic syndrome or nephritic syndrome. अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि किडनी का हमने एक सेगमेंट को अलग किया, उसको हमने ग्लोमेरुलस कहा है. ग्लोमेरुलस की जो इंजरी है वो इम्यून मीडिएटेड है. दूसरी चीज हमने ये कही है कि जब ग्लोमेरुलस की इंजरी है इट्स अ क्लिनिको-पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर और इट विल प्रेजेंट ईदर इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रिटिक सिंड्रोम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम? ठीक है, ये रट्टा भी है, ये अंडरस्टैंडिंग. तो आपने अगर एमसीक्यू सॉल्व करने यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग. उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊंगी. In fact, glomerulonephritis is the most confusing component. Glomerulus है ना जो, अब मैं सारा रब कर दूं, ये हम बाद में करेंगे. अभी हमने सिर्फ अपने आप को लिमिट कर लिया ग्लोमेरुलस. अच्छा जी, अब ये देखो, अब हम बात करें ग्लोमेरुलस. अगर मैं ग्लोमेरुलस का बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो this is a basement membrane.
हर ग्लोमेरुलस में ये इसका ही कॉम्बिनेशन होता है। एंड यू हैव ये रेड कलर की, यू हैव कैपिलरीज, ठीक है, और सेंटर के अंदर यू हैव मेसेंजियम। मेसेंजियम इज द बेस, जिसके ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है। सो दिस इज द मेसेंजियम, ठीक है। This is the basement membrane. These are the capillaries, and capillaries have endothelial cells. ये nucleus और ये endothelial cells, ठीक है। इसके अंदर RBC और plus on the outside we have शाबाश, what do we have? Podocytes हैं या आप epithelial cells कह दें, ठीक है। So we have ये वाला, ये अब आपने नहीं भूलना। This is the structure of a glomerulus. अगर आप उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन को कंसिडर करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर सिर्फ सेल्स हैं जिनको हम विसरल, और इसके यानी कि ये मैंने जितनी चीज बनाई है ना वो यहां तक बनाई, हाँ जी, पोडोसाइट्स यहां तक मैंने बनाए, इसके बाहर ये बोर्डिंग स्पेस, ठीक, और उसके बाहर इसको हम विसरल एपिथेलियम भी कहते हैं, तो हम इसको विसरल एपिथेलियम भी कहते हैं। अब आप नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक में देखिए। Nephrotic syndrome में the main problem lies with these cells, which are the visceral epithelial cells. इसी वजह से ये सेल मेंटेन करता है चार्जेस और ये प्रिवेंट करता है प्रोटीन एक चार्ज मेंटेन करता है। जब ये टूट जाता है तो प्रोटीन्स जो है ना दे कैन इजीली लीक आउट, और लीक आउट करके किधर चले जाएंगे, इनटू द बोवेल स्पेस, समझ आए। तो विसरल एपिथेलियम का डैमेज होता है मोस्टली in cases of space out, कोविड फैल रहा है, प्रिवेंट करो अपने आप को, अपने लिए और दूसरों को, ठीक है। तो बेटा इधर भी समझ आ गई है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में द कॉन्सेप्ट इज कि आपका एपिथेलियल लेयर जो है ना वो डैमेज हुआ है, ठीक है। लेयर का काम है कि प्रोटीन को उसके अंदर ही रखना, उससे उसको रिपेल करना, वो अंदर ही रखना। सो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रिटिक सिंड्रोम में प्रॉब्लम किधर आएगी, देयर विल बी प्रॉब्लम विद द एंडोथेलियल सेल्स। जब एंडोथेलियल सेल्स में प्रॉब्लम आएगी और एंडोथेलियल सेल लीकी हो जाएंगे तो यहाँ सीधा आरबीसी आएंगे, आपका नेफ्रिटिक सिंड्रोम में समझ आइए बेटा इस चीज, ठीक है। आप बच्चे जो बाद में आए हो, आप लोग, आपको मैं बता दूं, हम अभी ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर में हमने कहा है कि ये 3-4 चीजें हैं और हम इसी के ऊपर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, इसी के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो बेसिकली ये वाली है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की ये वाला एरिया सिर्फ आपको दिखा रही हूँ अंदर, इसके बाहर यू हैव बोवेल स्पेस, ठीक है। तो इसमें क्या आता है बेटा, सबसे अंदर आपकी एंडोकैपिलरीज है, ये एंडोकैपिलरीज है जिनके अंदर ब्लड है, और इनके बाहर यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर एक बैरियर आ जाता है, और फिर जो उस बैरियर को भी छोटी मोटी चीज क्रॉस करती है, ये एपिथेलियल सेल्स के ऊपर चार्जेस जैसे वो उसको प्रिवेंट करता है, रिपेल करता है लाइक चार्जेस को, और प्रोटीन्स को ये रिपेल करता है, यूजुअली बड़ी प्रोटीन्स को, तो प्रोटीन्स लीक आउट होते हैं। So whenever there is injury to the epithelial cells or podocytes or visceral epithelial cells, कौन सा सिंड्रोम आएगा, नेफ्रोटिक आएगा। और अगर आपके आरबीसीज या एंडोकैपिलरीज की मेम्ब्रेन को डैमेज होगा तो फिर आपके पास नेफ्रिटिक आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं कि नेफ्रोटिक में क्या होगा और नेफ्रिटिक में क्या होगा। अब हम इनके डिफरेंसेस करते हैं, मोटे मोटे डिफरेंसेस, ठीक है। तो वन इज नेफ्रोटिक, रोटिक, और एक हम करते हैं नेफ्रिटिक। ठीक है, तो याद रखो नेफ्रोटिक में ओ कितना मोटा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर बेटा एक चीज के लिए
अट्रैक्शन है और एक हेट्रेड। तो इट हैज अट्रैक्शन फॉर लिपिड्स, ठीक है, नेफ्रोटिक में। तो पेशेंट में लिपिडीमिया होता है, ईमिया मींस ब्लड में लिपिड बहुत ज्यादा होते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है ब्लड में लिपिड कि वो फिर यूरिन में पास आउट होते हैं, ठीक है। सो द पेशेंट हैज लिपिडीमिया फॉलोड बाय लिपिड यूरिया, एक चीज। दूसरा, इट हैज, चूंकि इसकी ये मेम्ब्रेन खराब हुई भी है तो लीकेज हो जाएगी फॉर प्रोटीन, so it will have protein urea. Space out beta, space out. आ गया, ठीक है, इकट्ठे ना बैठे, ये चीजें कहनी नहीं चाहिए, इवन विद साइंस आप लोगों को, आप लोग इकट्ठे बैठ जाते, which is wrong, ठीक है। हम लोगों को तो ये समझना चाहिए, ये चीज समझ आ गई बेटा। मेम्ब्रेन डैमेज है तो प्रोटीन यूरिया होगा, जब प्रोटीन यूरिया होगा तो बॉडी में प्रोटीन को क्या होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। एंड प्रोटीन का मेन काम है ब्लड वेसल के अंदर पानी को खींच के रखना। तो अगर प्रोटीन नहीं होगी तो वो वाटर जो है ना वो वेसल के अंदर, ये एक वेसल है, इसके अंदर ये प्रोटीन है ना, हर प्रोटीन अपने साथ वाटर लेगी। अगर प्रोटीन कम हो गई है इसके अंदर तो वो सारा वाटर बाहर ही रहेगा, तो इट विल रिजल्ट इन जनरलाइज्ड ascites, generalized, ठीक है। इसकी समझ आ गई बेटा। So these are the features of nephrotic syndrome. So let's revise nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is one of the glomerulopathies. Glomerulopathies है. And what is it, nephrotic syndrome? This part of the nephrotic syndrome is clinical. मैंने आपको बताया ये सब चीजें are clinico-pathological. So this part was clinical. और क्लिनिकल क्या है कि आपके पास बंदा जो आएगा उसमें जनरलाइज्ड लिम्फोडेमा मतलब एडिमा होगा, और पेशेंट के यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, a lot of protein urea and lipid urea। और मैंने बताया कि प्रोटीन अपने साथ क्या रखता है, पानी, और इसमें जो अमाउंट होगा यूरिन वो भी जरा ज्यादा होगा, ठीक है। और लिपिड की वजह से कलर भी लाइट होगा। मैं आपको जब तस्वीर दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। So remember बेटा, in nephrotic syndrome याद रखो ओ से क्या याद रखना है, लिपिड। So hyperlipidemia, इतना लिपिड है कि वो फिर यूरिन में भी निकल रहा है, लिपिड यूरिया। और विसरल एपिथेलियल मेम्ब्रेन की डैमेज की वजह से देयर विल बी प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइपोप्रोटीनीमिया ब्लड में हो जाता है, रिजल्टिंग इन एनीमिया। तो अगर आप भूल भी जाओ तो बेटा दिस इज मेन कॉन्सेप्ट, बाकी चीजें आपको देखना कैसे। तो पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करेगा विद swollen फेस, विद swollen बॉडी, एडिमा उसमें होगा, एसाइटिस उसके अंदर होगी, और इसका प्रोटीन, अब प्रोटीन व्हाट इज द कट ऑफ, द कट ऑफ प्रोटीन लेवल इन द यूरिन इज 5 grams per day। जब आप यूरिन में बात करोगे, यूरिन बेटा हम पूरे 24 घंटे का इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और हम उससे मेजर करते हैं। तो हमारा जो भी कंपोनेंट आएगा दैट विल बी पर डे, ठीक है। और जब हम ब्लड में करेंगे तो वो क्या आएगा, दैट इज 3 grams per डेसीलीटर, वो छोटे अमाउंट में करते हैं, ठीक है। ब्लड का हम थोड़े अमाउंट में करते हैं, यूरिन हम ओवरनाइट कलेक्ट करते हैं, ये 24 आवर्स का कलेक्ट करते हैं। तो जब भी आपने प्रोटीन यूरिया बताना है, आपने बताना है more than 3.5 grams per day, और जब आपने ब्लड में बताना है तो आपने कहना है कि more than 3 grams per deciliter, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, तो ये एक चीज आपकी नेफ्रोटिक की होगी। नाउ कमिंग टू नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ठीक है, डिटेल्स इसकी हम बात में करेंगे। नाउ कमिंग टू नेफ्रेटिक सिंड्रोम, जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम है ना, that is a syndrome in which there is problem with the endocapillary, इन्फ्लेमेशन होती है, एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से आरबीसी लीक आउट करती है। तो जब आरबीसीज लीक आउट करते हैं तो पेशेंट का यूरिन कैसा होगा, शाबाश, ब्लड रिच होगा, हीमोचूरिया होगा, स्मोकी होगा, ब्लैक कलर, डार्क कलर यूरिन होगा, ठीक। तो हीमोचूरिया होता है। और एक याद रखना कि मैं आपको बिल्कुल सही वाकया बता रही हूँ। There was a 12 years old child, मतलब he used to live abroad, लेकिन इधर आया वेकेशन के लिए, और उसको बहुत ज्यादा हेडेक्स हुई, बहुत ज्यादा, और उसका यूरिन भी ना हीमोचूरिया, बेसिकली हेडेक्स की वजह से अटेंशन ड्रॉ नहीं हुई, हीमोचूरिया की वजह से अटेंशन ड्रॉ हुई। तो जब हीमोचूरिया हुआ उसका, तो उसका पेरेंट्स उसको लेके गए जब फिजिशियन के पास,
तो फिजिशियन समहाउ कभी कभार आप फिर ऐसे बंदे के पास जाते हो जो कि आपको सही ट्रीट कर देता है, तो उससे देखने के बाद इसको मैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर, उसके अंदर ये क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट को हेडेक है, हीमोचूरिया, और आपको पता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होती है तो विजन ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जब भी हाइपरटेंशन होती है ना, तो उसमें विजन इसलिए ब्लर होता है क्योंकि आपके रेटिनल वेसल्स में भी बहुत ज्यादा एडिमा आ जाता है, तो वो क्लियर नहीं नजर आता। तो दीज पेशेंट्स विल हैव, इनका एज प्रोमिनेंट है, नेफ्राइटिस, ठीक है, उनमें हाइपरटेंशन, एज फॉर हाइपरटेंशन, एज फॉर हीमोचूरिया, माइल्ड सा प्रोटीन यूरिया होता है, बट दैट शुड बी लेस देन 3.5 ग्राम्स पर डे, ठीक है। और एजोटीमिया होता है। व्हाट इज एजोटीमिया? यूरिया क्रिएटिनिन एंड डिक्रीज जीएफआर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि किडनी इज कॉम्प्रोमाइज, ये क्लिनिकल चीज है। अगर ये एजोटीमिया नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि कॉम्पेंसेटरी में, एजोटीमिया का मतलब है कि नॉन स्टैंडिंग कुछ चल रहा है इसके अंदर सिर्फ डेली के ब्लड में चीजें एक्सक्रीट नहीं हो रही हैं, बल्कि ये सारी की सारी चीजें इसकी इससे, क्योंकि एक्सक्रीशन भी काम है इसका, नेफ्रेटिक में और पॉलीयूरिया, ठीक है, ब्लड निकल रही है, वो प्रेशर भी बेड हो रहा है, तो पॉलीयूरिया। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस करें तो इसके अंदर द पेशेंट विल हैव प्रोटीन यूरिया more than 3.5 grams per day. The patient will have hypoproteinemia, blood के अंदर कम हो जाएगा, less than, will be less than 3 grams per deciliter. The patient will have proteinuria की वजह से उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, and the patient will have edema और hyperlipidemia. शाबाश। So बेटा ये चीजें मस्ट याद करना। दूसरी नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या, बच्चा याद रखो, बच्चा जिसको हाइपरटेंशन है, और क्या इस बच्चे को हेडेक्स हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सब हाइपरटेंशन रिलेटेड है। और दूसरा क्या है, इसको प्रोटीन यूरिया थोड़ा सा होगा, लेकिन इसको एजोटीमिया होगा एंड ओलिगोयूरिया और ओलिगोयूरिया, ठीक। जब ब्लड ही सारा लीक कर रहा है, प्रेशर ही नहीं बन पा रहा, तो ओलिगोयूरिया। समझ आई? अभी हम इसका करेंगे बेटा। आप लोगों को ना यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी कम अक्रॉस इन आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स विद एग्जांपल। हर चीज जो पढ़ो उसकी बेटा एग्जांपल याद है, ठीक है, कम से कम 2 एग्जांपल्स याद। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम की एग्जांपल कौन सी है? नेफ्रेटिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर, बेटा प्लीज दरवाजा पीछे से इनको कॉपी शो नहीं तो क्लास होगी। समझ आइए बेटा इस चीज की, इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। अब आगे काफी ज्यादा मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, पूरा कवर करने, तो मैं आपको वो चीजें सिर्फ बताऊंगी विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और एससीक्यू, ठीक है। तो जब हमने जब ये सारा कर दिया, नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामेटिक, तो याद रखो इसी तस्वीर को, there is one type of glomerular nephritis which affects the basement membrane. MCQ, MCQ, MCQ. Where the immune complexes are directed against the basement membrane. What is that type of glomerular nephritis called? Sorry? जिसमें आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है और इसमें एंटीजन्स होती है और एंटीबॉडीज, दिस इज एंटीजीबीएम ग्लोमेरुलर, ठीक है, वो जो उसमें आपको एंटीजीबीएम नाम से जाहिर, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये हिट कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसीलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन इज स्ट्रेट, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट लीनियर डिपॉजिट्स। One of the clue to the diagnosis is basement membrane. Other clue is linear deposits. कहीं पे भी ये एरिया आ जाए, linear deposits,
You find it in NTGB, good pasture syndrome. NT and GD it's a good pasture syndrome. अब बेटा आपको कभी भी नेफ्रेटिक मतलब आएगा ना, आपको ये नहीं कभी भी आएगा कि डायरेक्ट अगेंस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन. आपको पिक्चर ऐसे देंगे कि इसके अंदर इसके लंग की क्योंकि गुड पैस्चर सिंड्रोम में लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, किडनीज की भी इन्वॉल्व होती है. तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होगी और रीनल प्रॉब्लम भी होगी. इट इज अ क्लू कि वो आपसे इस वक्त एक सिंड्रोम पूछ रहे, which is good pasture syndrome. It is anti-GBM syndrome. जिसमें के दो मेन एरिया जहां पे ब्लड सप्लाई बहुत रिच है, उनके मेन दो एरियाज की बेसमेंट मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रही है. लंग्स तो आप इस सिनेरियो में देखते हैं कि आपको क्या दे रही है. और दूसरी चीज आप लोगों ने इसमें क्या एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट आएंगी एंड देयर विल बी अ लीनियर डेपोजिशन एमसीक्यू. Involvement of respiratory tissue and the renal parenchyma is seen in good pasture syndrome. Syndrome होता है कि जिसमें इसकी presentation more than one organ. Number 2, linear deposits आपको और किसी जगह पे नहीं मिलते MCQ के हिसाब से आपके लेवल पे सिवाय good pasture syndrome में. Linear वो presenting वो हर चीज जो है ना वो भी अगर आप उसमें देखोगे तो linear deposits आपको इसके गुड पैसिव बेटा जो रैपिडली प्रोग्रेसिव है ना वो एक रैपिडली प्रोग्रेसिव है, वो हर कंडीशन आगे से रैपिडली तो वो जीपीए भी आगे से गुड पैसिव बनी है. बेटा किसी के पास बुक है, ठीक है, बुक का पेज बस खोलो जिसमें ये चार्ट बना हुआ है, ये इसमें जो आपको बताती जा रही है ना इसको आपने हाईलाइट करना. तो गुड पैसिव सिंड्रोम में मेन आपके पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या लिखा हुआ है देखो उसके अंदर देखें. किसी के पास बिग रॉबिन्स नहीं है, बिग रॉबिन्स बेटा ये चार्ट फोटोकॉपी करा के बिग रॉबिन्स से आपने याद कर. मीडियम में है बेटा जिसने देखो मीडियम में किस पेज पे, हाँ यही बात 556 पेज पे देखो बेटा. इसे बताओ क्या लिखा हुआ है आईएफ इसका, ठीक है. इट इज लीनियर एंड आईजीजी-C3 बेटा. आईजीजी और C3 इज एन इम्यून कॉम्प्लेक्स. अभी हमने कहा ज्यादातर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आर इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो ज्यादातर में आपको आईजीजी-C3 मिले. तो आपने किस चीज को याद रखना है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, लीनियर है ग्लोमेरुलर, ठीक है. तो आईजीजी-C3 है लेकिन इट इज लीनियर, तो कौन सा बना जीबीएम लीनियर, सिर्फ लीनियर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो आईजीजी-C3 इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या लिखा हुआ है, सिंपल चीज. और आप जो बेटा कह रहे थे ना रैपिडली प्रोग्रेसिव, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर करती है फिर तो सोचो दरवाजे ही खुले, फिर जितना प्रोटीन है ना वो चला जाता है इनटू द बोमेन स्पेस रिजल्टिंग इन क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको कि हम रैपिडली प्रोग्रेसिव वाली बात में उसको करेंगे, ठीक है. इसकी समझ आ रही है. एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू. जीबीएम के अंदर यू हैव लीनियर डिपॉजिट्स आईजीजी-C3 और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या होता है, इट इज इंजर्ड होती है, इट इज ब्रोकन अप और कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया. दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकस. बेटा बच्चों में आपको दो तीन डिजीजेस आएंगी एज देखी. अगर छोटे बच्चे में एज आएगी तो या आपको मिनिमल चेंज डिजीज पूछेंगे या आपको वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पूछ रहे हैं या वो आपसे एल्कोहॉल्स व्हिच इज वेरी लेस एल्कोहॉल्स. तो ये दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना. आप समझ रहे हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ. यंग एज एमसीक्यू, यंग एज का एमसीक्यू आएगा. दो डिफरेंशियल एक में आने चाहिए, मिनिमल चेंज डिजीज एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो अगर बच्चा छोटी उम्र का है और उसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो आपको कैसे पता चलेगा छोटी उम्र का बच्चा है. थ्रोट बच्चे को हुआ था, हाँ जी हुआ था. या स्किन इन्फेक्शन, हाँ जी. एक तो ये हो गया हिस्ट्री और सॉरी कोला करें, हाँ जी. हम क्लिनिकल से शुरू करेंगे. अगर एक छोटा बच्चा है और उसका सूजा हुआ मुंह है लेकिन यूरिन उसकी जो है उसमें कोला कलर नहीं है तो प्रोबेबली मिनिमल चेंज की तरफ जाए. नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ नेफ्रिटिक सिंड्रोम. नेफ्रिटिक सिंड्रोम वो बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा जो मैंने कहानी सुनाई.
हेडेक होगी, ब्लर विजन होगा, पोला कलर यूरिन या हेमेचूरिया वगैरह। समझ आइए इस चीज की। तो छोटा बच्चा अगर आएगा तो आपने अपने बेटा आपके डायग्नोसिस पे कैसे पहुंचे। छोटी उम्र में जो 2 डिजीजेस बहुत कॉमन आपको देंगे, वो एक मिनिमल चेंज डिजीज होगी, दूसरी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मिनिमल चेंज डिजीज इज a nephrotic syndrome. जो acute post streptococcal that is nephritic syndrome. So acute streptococcal में क्या होगा, मैंने क्या कहा था, nephritic syndrome में the main problem is here. So blood में जो infection आ रही है वो infection आएगी, हमारे सेल्स उसको फाइट करने की कोशिश करेंगे, इस सारे चक्कर के अंदर ये वाली मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, कैपिलरी। समझ आ रही है बेटा? क्योंकि आपने भी मुझे बताया कि पोस्ट इन्फेक्शियस है, तो इन्फेक्शन कहीं चल रही है, वो इन्फेक्शन ब्लड से चलते चलते जब ग्लोमेरुलस में पहुंचती है, वहां पे वो इम्यून रिएक्शन होता है और फिर वो बेसल मेम्ब्रेन कैपिलरी मेम्ब्रेन को भी तोड़ती है। So basically the microscopic appearance of the glomerulus will be hypercellular or it will show endocapillary proliferation. यही लिखा हुआ है acute के अंदर, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के आईएफ के अंदर माइक्रोस्कोपी के अंदर देयर विल बी एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन, ठीक है। आईएफ में क्या आएगा, आईएफ बताओ क्या लिखा है इसका, IgG and C3 ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स, और किधर होंगे, इसमें भी जीपीएम में। समझ आइए? तो लेकिन इसमें फर्क क्या है, IgG और C3 तो हैं लेकिन दे आर ग्रैन्युलर। तो अब समझ आ गई। तो जीपीएम के अंदर 2 चीजें आपने याद रखनी, ठीक है बेटा। इस तरह इसको करते बनना कि आप लोगों को बार बार भूल जाएगा, तो ये याद रखें। अब मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होगा, इट्स अ मिनिमल चेंज डिजीज। इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के यूरिन में तो फीचर्स आ रहे होंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपी पे कुछ नजर नहीं आता अदर देन इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस। बेटा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इट्स वेरी बोरिंग आई नो एंड इट्स वेरी मोनोटोनस। तो अगर आप कहते हो तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक बता के चलते जाते हैं। जैसे समझ आ रही है बात? ओके, तो इसके अंदर आप देखो दिस इज नेफ्रोटिक। तो यंग एज में कौन से 2 आपने सोचती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यूरिन में फर्क होगा, ठीक है। कोला कलर यूरिन होगा और ग्राम्स जो प्रोटीन है दे विल बी लेस देन 3.5 ग्राम्स पर डे, ठीक है। और जबकि मिनिमल चेंज डिजीज से बच्चा सोलन सा होगा, बच्चे के अंदर देखने में उसमें बहुत ज्यादा एडिमा लग रहा होगा और उसका यूरिन सिर्फ प्रोटीन यूरिया उसमें ज्यादा होगा। फिर बुक में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज ये एक आ गया। अब इसकी माइक्रोस्कोपी में मिनिमल चेंज से याद रखो कुछ भी नहीं होगा, आपको उसकी माइक्रोस्कोपी ठीक लगेगी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ठीक लगेगी, लेकिन देयर विल बी इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस। नेफ्रोटिक है ना, जो कुछ भी होगा वो एपिथेलियल सेल्स को, so there will be effacement of the food product, ठीक है। समझ आ गई इसकी? तो ये आपका ये 2 हो गए। उसके बाद इससे आगे चले आप, उसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, जो इसके अंदर बेटा जो आपका मेन प्रॉब्लम आती है दैट इज आल्सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट चीज। और इसके अंदर बताओ आईएफ, इसकी भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। फोकल सेगमेंटल में एमसीक्यू आईजीएम। तो मैंने आपको बताया आईजीजी सी3 हर जगह होती है। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आईजीजी सी3 अगर लीनियर रिप्लेसमेंट मेम्ब्रेन में इट इज एंटीजीपीएम, ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम। अगर वो ग्रैन्युलर है उसके अंदर दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। तीसरे नंबर पे हमारा आता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इट कैन प्रेजेंट ईदर वेज, लेकिन इसके अंदर आईजीएम कोई और चीज नहीं है जिसमें लीनियर आए सिवाय गुड-पास्चर सिंड्रोम। कोई और चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर आईजीएम आए अदर देन फोकल सेगमेंटल, एक्सेप्ट फॉर एसएलई। एसएलई में फुल हाउस आता है, आईजीएम ए जी बी हर चीज आ जाती है, डी ई एफ जो भी कर।
ठीक है, सो वो फुल हाउस हो, लेकिन आपका IgM अलोन विल बी सीन इन फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आता है, बेसिकली देयर इज इंजरी टू द फुट प्रोसेस, इफेसमेंट से भी जरा ज्यादा इंजरी होती है, ठीक है। तो एपिथेलियल इंजरी इज द हॉलमार्क बेसिकली। एमसीक्यू इसमें एक लाइन लिखी होगी आपकी बुक के अंदर कि एपिथेलियल जी एपिथेलियल डिग्रेडेशन, ये लफ्ज में इसलिए कह रही हूं बेटा, आप लोगों ने जब कोई एग्जाम में पेपर में चीज इंपॉर्टेंट मार्क करनी होती है या टीचर को बताना होता है टीचर पढ़ ले, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, तो क्या करते हो, इधर यूज अ हाइलाइटर या उसको बोल्ड करके लिखते हो या मार्कर से लिखते हो। इसी तरह जो लफ्ज आपकी बुक में इटैलिक्स में लिखे हुए एक कर करके, वो बुक चाहती है कि आप लोग याद रखें और उसी के ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं। तो जब पढ़ो जो चीज आपको इटैलिक्स में मिले या कॉमर्स, वो इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फिर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या पिक्चर आएगी आपके पास, बेसिकली फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का मतलब है पिंक पिंक एरिया, और पूरे ग्लोमेरुलस का कोई एक एरिया पिंक हो जाए, तो दिस इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस की डिटेल में नहीं जा रही। ये समझ आ गई आपको, IgM याद रखो, सेगमेंटल में M आता है, सेगमेंटल, तो IgM इसमें होती है, एंड मेन इंजरी इज टू द फुट प्रोसेसेस। अगले वाला कौन सा है हमारे पास, वी हैव मेम्ब्रेनस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ यही नहीं, इस पे कभी कभार एमसीक्यू की बात, लेकिन वैसे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेनस से क्या लगता है, मेम्ब्रेनस से लगता है कि बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात हो रही है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है। क्यों थिक हो जाती है, कहां पे होते हैं डिपॉजिट, सब, तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स किधर बने, बताओ किधर, अगर मैं बनाऊंगी तो किधर बनाऊंगी, इधर पर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपके सब एपिथेलियल बने, और आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी हो के इसको अंदर ले जाती है, ठीक है। सो इट गिव्स द स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। The only disease, the only type of glomerulonephritis in which you have spike and dome appearance. Dome इससे बनता है और spike basement membrane से बनता है, ठीक है। तो spike and dome appearance, that is membranous glomerulonephritis, और इसमें आपने याद रखना है सब epithelial deposit। तो अभी हमने जो चीज की है वो हमने तीन ऐसे किए जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक करीब करीब की चीज होती है, तो हम बारे में, तो इसकी समझ आ गई आपको। अपीयरेंस बेटा सब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की एक जैसी, नेफ्रोटिक वाली, सब एंडोथेलियल जो है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपके मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव टाइप 1 में, ठीक है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हम्प्स एंड डिपॉजिट्स बताएगा, ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल में क्या है, यू हैव हम्प्स, ऐसे ही हम्प्स है ना, तो इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल उसमें बिल्कुल छोटा सा होता है हम्प्स, लेकिन मेन जो डिपॉजिट्स होते हैं सब एपिथेलियल, वो आपके आते हैं फोकल सेगमेंटल, ठीक है। आई एम सॉरी, इन मेम्ब्रेन सब एंडोथेलियल इज अनदर एमसीक्यू, ये वो वाली है बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने इनको तो वो दे आर इन मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, और इसमें ट्रैक अपीयरेंस याद रह रहे कि नहीं, अभी हम दोबारा रिवाइज करेंगे तो हमें याद होगा। सॉरी सब एंडोथेलियल, देखो ये बिल्कुल फर्क है, ये एंडोथेलियम है, ठीक है। तो जो सब एंडोथेलियल होते हैं डिपॉजिट्स, ये आपके होते हैं इन मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव टाइप 1, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव टाइप 1 में आपके ये आते हैं, और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें IgG C3 के अलावा C1q और C4 जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिवेटेड, इसलिए वो सारा इधर आके डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी सीरम लेवल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कम हो जाता है।
बेटा कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा, ऑल्टरनेट पाथवे, क्लासिकल पाथवे, और वो फिर उसमें C3 भी होता है, C4 भी होता है, C1Q भी होता है। जब ये सारी की सारी चीजें इधर डिपॉजिट हो रही है तो ऑब्वियसली वो ब्लड में कम होते हैं, ठीक है। तो हमें इन एरिया के अंदर सब एंडोथेलियल जो है ना, कि जब हम IgG वगैरह कर रहे होते हैं ना, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम जगह बता रहे हैं किस जगह पे, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम बता रहे हैं कि क्या टाइप ऑफ डिपॉजिट्स है, ठीक है, जगह किस जगह पे है और कौन सी टाइप। अभी मैं दोबारा इसको करती हूँ तो फिर वो हमारा होता है। और ये एक है IgA टाइप, और इसमें ट्रैन ट्रैक अपीयरेंस होती है। ट्रैन ट्रैक क्या होता है, बेसिकली ये इधर है ना, तो ये आपका मेसेंजियम प्रोलिफरेट कर जाता है, मेसेंजियम प्रोलिफरेट कर जाता है और वो इधर आ जाता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की डबल कॉन्टूरिंग लगता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की डबल कॉन्टूरिंग, उसको ट्रैन ट्रैक अपीयरेंस कहते हैं। मैं आप लोगों के पास चलो इस पे भी डिवाइड, और IgA बेटा इधर डिपॉजिट होता है, दिस इज द प्लेस फॉर IgA व्हिच इज मेसेंजियम, इट इज मेसेंजियम, तो IgA में IgA डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, लफ्ज सिर्फ लिखती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसको आप क्या बताओ। ये हमारी प्रैक्टिस है, हाउ टू सॉल्व MCQs रिगार्डिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नो, कुछ भी आ सकता, ये वो है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट, ठीक है। मेम्ब्रेन इनमें से चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि आपको वो पूछ सकते हैं। एसएमई में फुल हाउस, एसएमई इज इंपॉर्टेंट, एसएमई में आपका फुल हाउस आता है, उसमें कोई भी पैटर्न आ सकता है, बट यू फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, मैं एक एक लफ्ज आपको पूछती हूँ, एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, हो गया। इम्यून IF इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या शो करता है, पहले ये बताओ। टाइप, कौन सी टाइप है, IgG है, IgM है, C3 है, कौन से वाला कॉम्प्लीमेंट है जो कि डिपॉजिट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कि किस जगह पे वो डिपॉजिट हो, ठीक है, समझ आइए किस जगह पे वो हो रहा है। तो हम सारे हैं ना, जैसे ये बच्चे, ये सब IF है, और ये स्पेसेस जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बताएंगे। तो कौन सा बच्चा आके किस जगह पे बैठ गया, वो बच्चा IF है, और बेसिकली जो जो साइट है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब मैं आपको सिनेरियोस बताऊंगी, आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करो और बताओ कि क्या, ठीक है। या मैं सिर्फ इधर लिखती हूँ और फिर आप लोग बताना। Eight years old child presents with puffiness of the face, periorbital edema, minimal changes, शाबाश। इसके regarding MCQ treatment, they are treated by corticosteroids, MCQ। अगर एक बच्चा प्रेजेंट किया है जो फर्क जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड से पड़ रहा है वो है ही मिनिमल चेंज, ठीक है। मिनिमल चेंज डिजीज is a nephrotic or a nephritic syndrome? Shabash. So what will be the IF? What will be the microscopy? कुछ भी नहीं, minimal change, कुछ भी नजर ही नहीं आएगा। What will be the IF? Nothing. What will be the EM? Podocytes. मैंने अब आपने जितनों को नेफ्रोटिक कहना है ना, आपने उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम विसरल एपिथेलियम की निकाली, ठीक है ना। So it is just effacement of the podocytes. ठीक, this is minimal change disease. Number 2, there is a 6 years old child who presents with headaches and hypertension. ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन ही आपको नेफ्रिटिक की तरफ लेकर जा रही है, एंड यू जस्ट नो ऑफ वन नेफ्रिटिक सिंड्रोम एंड दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। एज वेरी कर सकती है लेकिन सिम्पटम्स विल रिमेन द सेम। सो इन दिस पेशेंट आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, सो वेयर इज द पैथोलॉजी ऑन माइक्रोस्कोप। मैंने क्या कहा था, नेफ्रिटिक सिंड्रोम जब भी आएगा तो कहां सोच रहे हैं,
capillaries में. So there will be endocapillary proliferation. And what do we mean by endocapillary proliferation? उसके से related हर चीज बढ़ेगी. The inflammatory cells, the capillary proliferation as well. तो ये सारी चीजें जब बढ़ जाएंगी, this is called endocapillary proliferation. यानी कि बोनेट स्पेस तक नहीं हम जा रहे हैं, हम अंदर अंदर की बात कर रहे हैं. What will be the IF? याद रखो IgG-C3 हर एक में लिख देना सवाए जिसमें हमने याद खास रखना है. So it will again be IgG-C3. IgG-C3 और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फर्क होगी because now it's a nephritic syndrome. So इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या है? सब एपिथेलियल हार्म्स. ठीक है, एपिथेलियल से नीचे नीचे की चीज आ रही है. So there will be sub epithelial harms. ठीक है. अब उसके बाद एक है 28 साल का लड़का जिसको के कंप्लेंट्स उसको प्रॉब्लम हो रही है, रीनल प्रॉब्लम हो रही है उसको, और साथ साथ प्रोटीन यूरिया हो रहा है उसको, और इसके साथ साथ उसको रेस्पिरेटरी गुड पैस्चर सिंड्रोम. शाबाश, सब चीजों को छोड़ दो. व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक आइडिया? लीनियर डिपॉजिट. और कौन से? अगेन IgG-C3. तो आपने सिर्फ वो चीजें जो कॉमन है ना उसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. खास याद रखने की क्या बात है? लीनियर डिपॉजिट अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी C3. तो लीनियर डिपॉजिट. ठीक है. और ये जो है आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो इसमें IgG-C3 में ग्रैन्युलर क्यों आ रही है? क्योंकि वो हार्म्स होते हैं. इसका समझ आ गया? नेक्स्ट फिर हम करते हैं कि एक बच्चा है, ये बच्चा तो हो गया मेरी भाई उसका मेम्ब्रेनस का. ठीक है, मेम्ब्रेनस के अंदर ऑल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट में आ रही है. और IF के अंदर उसने IgG और C3 का ग्रैन्युलर डिपॉजिट है, लेकिन विद वही बिल्कुल पिक्चर जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल की है, लेकिन विद सब एपिथेलियल डिपॉजिट. तो ये क्या है? और इसमें क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या होगी? स्पाइक एंडोम. तो याद रखना है बेटा, ये सिर्फ आप लोगों के लेवल पे मोस्टली रहता है. इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बहुत एक को लेकर चल सकते हैं. तो लेकिन याद रखना वही C3 IgG ग्रैन्युलर, लेकिन मेम्ब्रेनस में क्या याद रखना है? स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस. और किस जगह पे? सब एपिथेलियल. ठीक है. और फिर अगला आपने फोकल सेगमेंटल में क्या याद रखना था? IgM. IgM की डेपोजिशन होती है उसमें. और फोकल सेगमेंटल में मेन इज द एपिथेलियल. ठीक है, एपिथेलियल इंजरी इज द हॉलमार्क. और फिर आ जाते हैं तो IgA कहाँ पे डिपॉजिट होती है? शाबाश, कहाँ पे होती है? मेसेंजियम में. वह चीज जो आपके मेसेंजियम में डिपॉजिट हो रही है दैट इज IgA. और IgA का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? रिकरेंट हीमेचूरिया. आज हीमेचूरिया हुआ, फिर कुछ हफ्तों के लिए ठीक हो गया, फिर हीमेचूरिया कुछ दिनों के लिए हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर हीमेचूरिया. तो रिकरेंट हीमेचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा. ये क्लू है इन दिस. तो रिकरेंट हीमेचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा. और IgA में डिपॉजिट्स विल बी इन द मेसेंजियम. मेसेंजियम में दो ही चीजें डिपॉजिट कर रही है, या आपका IgA या आपका मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव. ठीक है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव में भी इस तरह मेसेंजियम नहीं करता, मेसेंजियल एक्सपेंशन होती है. लेकिन अगर सिर्फ मेसेंजियम पूछना IgA दैट इज ये. और इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या है? IgA का देखो आखिरी वाला जो है, तो मेसेंजियल डिपॉजिट्स ही होंगे. अभी मैंने बताया कि मेसेंजियम में होते हैं, तो उसमें मेसेंजियल डिपॉजिट्स होंगे. एंड द लास्ट वन इज द मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव. मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव का क्लू ये है कि उसका हाइपरसेलुलर तो ग्लोमेरुलस होगा, लेकिन उसके जो डिपॉजिट्स हैं दे आर सब एंडोथेलियल. सब एंडोथेलियल. तो चार चीजें जो नहीं भूलनी. लीनियर डिपॉजिट्स का लफ्ज आए तो गुड पैस्चर सिंड्रोम. एंडोथेलियल सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स का लफ्ज आए तो मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव टाइप 1. ठीक है. मेसेंजियम का नाम आए तो डिपॉजिट्स का IgA. अगर आप लोगों का कोई चेंज किसी में ना आए तो
और मिनिमल चेंज। और अगर आपका सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स आए तो मेम्ब्रेन, सब एपिथेलियल हम्प्स आए तो शाबाश, ठीक है। तो ये चीजें, और जो लास्ट है एसएलई, अगर आपको हर चीज ही पॉजिटिव दे दे कि उसमें आईजीए भी है, आईजीजी भी है, आईजीएल भी है, तो फिर वो एसएलई होगा। लेकिन ये चीज जो हमने देखी वो है स्पाइक एंड डोम membranous, spike and dome membranous, fan track appearance membranoproliferative। ठीक है बेटा, ये नीचे करना जरा। तो ये बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ क्लिनिको-पैथोलॉजिकल एंटिटी। तो जब भी एमसीक्यू आएगा, आप देखो वो आपको पिक्चर क्या दे रही है, आपको नेफ्रोटिक की दे रही है कि नेफ्रिटिक की दे रही है। अगर नेफ्रिटिक की दे रही है तो एक ही चीज आपको ज्यादा पता है, वो कि पोस्ट रेक्टोकॉकल है। और अगर नेफ्रोटिक की दे रही है तो फिर आपने देखना है कि उसकी आईएफ क्या है, उसमें आपको कोई क्लू मिल रहा है, या उसकी ईएम क्या है, उसमें आपको कोई क्लू। ठीक है, तो ये एक चीज। और फोकल सेगमेंटल में आईजीएम आता है। अभी मैं सिर्फ आपको तस्वीरें दिखा के जल्दी जल्दी करूंगी ताकि आप किसी स्नैप लेनी हो तो बेशक ले लेना। मुझे याद ही नहीं कराया बगैर माइक की पूरी जाती ना गला तो याद नहीं कराता खराब नहीं चल बेटा, इसका बिना ये ठीक कर पहले कर। अच्छा, उसके बाद एक हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अगली जो चीजें हैं ना तो आपकी है वो है ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज। ये भी क्लिनिकल, सब क्लिनिको पैथोलॉजिकल है। तो आपने हिस्ट्री से पहचानना है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। अगर आपसे वो हिस्ट्री में कह रहे हैं कि अगर तो पेशेंट का एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी से क्या समझ आती है, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी बेटा शॉक में, या जैसे हॉस्पिटलाइज्ड एमआई हुआ पेशेंट को, उसका बाईपास हुआ है, उसके बाद जरा सा होता है तो एक्यूट, वो आपका एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी होता है। बेटा ये भी ऑन कर देंगे, ठीक है। सो वो एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी होता है। एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी में बहुत पॉलीक्यूरिया हो, रैपिड जरा, वो मैंने आप लोगों को रैपिडली प्रोग्रेसिव तो बताया ही, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्रेसेंट्स, क्रेसेंट डायरेक्ट में क्रेसेंट्स बनते हैं। खैर अब मैं पीछे नहीं जा रही, तो हम आगे चलते ताकि ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज, उसके अंदर एक एक्यूट होती है, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, उससे मेन चीज होती है कि कोई मेन सर्जरी, हाइपोवोलेमिया, जिसकी वजह से पेशेंट का रीनल शटडाउन की तरफ जा रहा होता है। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखें, ठीक है। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आप जितनी जल्दी रेस्टोर करोगे उसकी चीजें इसके अंदर से होगा। एंड द टू इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी आर, अभी मैंने आपको बताया, शॉक, so one is ischemia and the other one is toxins. So ischemia, तो देखो जो ischemia है ना, वो जो टॉक्सिन्स है वो तो उस एरिया को इन्वॉल्व करेगी, यूजुअली जो सबसे पहले वाला एरिया। ठीक है, तो So this is nephrotic syndrome. मैं डिटेल नहीं करूंगी, ये आप लोगों को कराया हुआ है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बच्चा ऐसे होता है, छोटा बच्चा, swollen, puffy eyes, ठीक है, ascites,
ये टिपिकल अपीयरेंस होती है पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और जो पेशेंट नेफ्रिटिक सिंड्रोम का पेशेंट होता है, स्वेलिंग उसको भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं होती। पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है और ये डार्क कलर्ड हेमेचूरिया, डार्क कलर्ड यूरिन होता है। कॉजेज ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम आपको आने चाहिए। SCQ, SCQ, SCQ. What are the differences between nephrotic and nephritic syndrome? Give examples. What are the causes of nephritic syndrome? What are the causes of nephrotic syndrome? ये दोनों में आ सकता है, नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक दोनों में, ये भी दोनों में आ सकता है, ये भी दोनों में आ सकता है। तो बहरहाल ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये जब कभी इंजरी होती है टू द एपिथेलियल सेल, it results in nephrotic syndrome, and when there is some sort of injury to the basement membrane or endocapillary membrane, that results in nephritic syndrome. Important चीज ये देखो, तो ये देखो प्रोटीन यूरिया इसमें ज्यादा है, इसमें प्रोटीन यूरिया कम होता है। ऑलिव यूरिया होता है, इसमें यूरिन ज्यादा वॉल्यूम में, इसमें डार्क कलर यूरिन होती है हेमेचूरिया टाइप, और इसके अंदर लिपिड्स की वजह से, लिपिड यूरिया की वजह से इसका कलर जरा लाइट होता है। एंड मेन प्रोटीन यूरिया की वजह से या हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से द पेशेंट हैज जनरलाइज्ड एडीमा, लेकिन इसके अंदर जो है वो पेशेंट को बेसिकली हाइपरटेंशन होती है। और जब हाइपरटेंशन होती है और आरबीसी इंजरी होती है तो वो कास्ट्स बन जाती हैं, आर्ट प्रोटीन कास्ट। एंड व्हाट आर कास्ट? वो इतना स्लो होते हैं और इतना स्लगिश हो जाता है, जाहिर है उसमें ज्यादा सेल्स हैं, फ्लूइड कम है, तो वो रुक जाएगा। तो वो जिधर रुकेगा, जब वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट होगा तो वो मोल्ड कर जाएगा, वो शक्ल इख्तियार कर लेगा जो होती है, इसको कास्ट है। कास्ट होता है शक्ल जो वो इख्तियार कर लेता है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ऑब्वियसली फैट बहुत ज्यादा है, तो उसमें फैट कास्ट आएंगी। इसके अंदर प्रोटीन आरबीसी बहुत ज्यादा है, तो इसमें आपको आरबीसी कास्ट मिलेगी। इसमें एडीमा होता है लेकिन यूजुअली इट्स पेरिऑर्बिटल, तो इसमें भी इनिशियली इसमें पेरिऑर्बिटल होता है लेकिन जनरलाइज्ड होता है। इसमें एडीमा कोई बहुत ज्यादा नहीं नजर आता है, इसको छोड़ दें। So this is IgA nephropathy. IgA nephropathy किस पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस में होता है? शाबाश, मेसेंजियम में होता है। डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? IgA डिपॉजिट्स होते हैं। इधर लिखा हुआ है इट्स द मोस्ट कॉमन नेफ्रोपैथी, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके बुक में MCQ 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 the most common cause of childhood nephrotic syndrome is minimal change disease, and the most common cause of adult nephrotic syndrome is focal segmental glomerulosclerosis. लेकिन probably this is the data of the best, IgA nephropathy जो है वो probably इधर लिखा हुआ है, लेकिन वैसे जो मैंने आपकी बुक में पढ़ा है वो मैंने मिनिमल चेंज डिजीज बच्चों में और फोकल सेगमेंटल बड़ों में, लेकिन आप प्लीज कंफर्म कर लेना ताकि आप MCQ बदल पाओ, ठीक है? So this is crysenteric IgA nephropathy. Crysenteric मैंने IgA नेफ्रोपैथी का MCQ का क्या क्लू बताया आपको? नहीं, MCQ का एक क्लिनिकल क्लू क्या है? रिकरेंट हीमोचूरिया, ठीक है? सो रिकरेंट हीमोचूरिया इसमें होता है, और C3 लेवल्स नॉर्मल, इसको छोड़ देंगे, आप लोगों के लेवल कर देंगे। ये मैंने वैसे डाले थे चिल्लत, ये वाला प्लीज पिक्चर जरूर कीजिए। ये देखो, ये ब्लैक वंस आर द डिपॉजिट्स, दिस इज द एंडोथेलियल सेल capillary, this red one is the basement membrane and the blue ones are the visceral epithelial cells, ठीक है? सो जो मेसेंजियम के अंदर आपको ज्यादातर मिलती है वो मेसेंजियम डिपॉजिट्स, वो आपको IgA में मिलती है, ठीक है बेटा? दूसरा जो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, और सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स आपको किस में मिलती है? सब एपिथेलियल हम्प्स मिलती हैं इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं इन मेम्ब्रेनस। लेकिन मेम्ब्रेनस के लिए खास वर्ड यूज होता है स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस, तो वो भी आपने याद रखना है। स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस इज ऑन IF, ठीक है? एंड सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स आर ऑन इलेक्ट्रॉन लाइन्स, ठीक? ये आपको फिर देन कमिंग टू दिस थर्ड वन, ये सब ये देखो, ये आपका एंडोथेलियल सेल्स है और ये उसके नीचे है। तो एंडोथेलियल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान जो डिपॉजिट्स हैं वो सब एंडोथेलियल है, वो किस किस के अंदर होती है? मेम्ब्रेनोप्रोलिफेरेटिव,
ठीक है, यूजुअली SME आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, उसमें हो जाएगा। तो और ये वाले आपके हो गए हैं, और एपीमेम्ब्रेनस, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर है, मेम्ब्रेनस, ये जो स्पाइक एंड डोम देती है, तो ये हमारा ये एक इम्पोर्टेंट था। So rapidly progressive glomerulonephritis, again, it's a clinico-pathological condition in which patient with deterioration are indicated within days or months. ठीक है, already existing disease deteriorates. तो उसके अंदर क्या हो जाता है, लीकेज इतनी हो जाती है कि यूजुअली मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। This is actually the capillaries and the endocapillary tuft, जिसको glomerulus बोलते हैं. Then you have this space, and then you have this parietal epithelium. ठीक है, so normally it's this space should remain patent. Patent होगा तो वो अल्ट्राफिल्ट्रेट आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ द प्रोटीन्स एंड डेपोजिशन ऑफ फिब्रिन, ये पेराइटल लेयर बढ़ना शुरू हो जाती है. दिस क्रेसेंट इज ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ द पेराइटल लेयर, ठीक है, विसरल नहीं होती, विसरल तक तो फोटोसाइट था, तो ये पेराइटल लेयर होती है, और वंस ये करती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लोमेरुलस को बिल्कुल ही बंद कर देती है और उसको खत्म कर देती है. तो GFR विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. तो ये भी इसका है, मैं इसके ये क्रेसेंट है, ये क्रेसेंट बनने का तरीका बता रही है. ये इस तरह ये कैपिलरीज हैं, ये बेसल मेम्ब्रेन है, और ये एपिथेलियम है. जब कभी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आता है और लीक होती है फ्रॉम दिस एरिया एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन इनटू दिस बोन स्पेस, तो वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहां पे स्टार्ट कर देते हैं हीलिंग. और आपको पता है ना, द एंड रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज फाइब्रोसिस. तो ये फाइब्रस क्रेसेंट्स बनने लगते हैं बिकॉज नाउ दिस पेराइटल लेयर गेट्स इरिटेटेड, और वो इरिटेट होती है, और वो इरिटेट होकर प्रोलिफरेट करती है, रिजल्टिंग इन क्रेसेंट फॉर्मेशन. ये देखो, ये वाली सेल्स, ये आपका पूरा ग्लोमेरुलस इज ऑल राइट, बट इन क्रेसेंटेरिक और रैपिडली प्रोग्रेसिव द मेन प्रॉब्लम लाइज के ये आपका पेराइटल एपिथेलियम है ना, ये प्रोलिफरेट करना शुरू करता है, एंड इवेंचुअली फाइब्रोसिस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच देयर इज अ मार्क्ड डिक्रीज इन द GFR. ठीक है, तो ये क्रेसेंटेरिक है, इतनी ज्यादा आप लोगों के लिए डिटेल नहीं जरूरी. मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, बस याद रखना, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव के अंदर there is decrease or there is involvement of C3. C3 तो आपका बाकियों में भी आ रहा है, लेकिन C4 और C1Q नहीं आता. तो जब C4 और C1Q आ जाए सब एंडोथेलियल डिपॉजिट, that is type 1. ये नई क्लासिफिकेशन, ये बहुत आप लोग, ये this is called the tram appearance. ये देखो मेसेंजियो में आप देखो, अगर ये वाली लाइन black is actually the silver stain which is actually highlighting the basement membrane. तो अगर आप देखो तो आपको ऐसे लग रहा है कि you don't see a clear line like this. ये पूरी काली लग रही है ना, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी दो कॉन्टूर्स हैं, जैसे अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ठीक है, अगर ये सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ट्रैक का मतलब है कि स्प्लिट आ जाता है, और ये दिस इज कॉल्ड ट्रैक. देखिए पटली नहीं देखो, ठीक है, ऐसे मतलब पैरेलल चल रही होती है. So this is actually a layer which is across the whole jargon all around the basement membrane. So this is the tram-track appearance. Tram-track appearance जब भी आएगा MPGN आपने याद रखना है, ये tram-track appearance. Okay, coming to acute tubular necrosis. Acute tubular necrosis SCQ. अब उसको acute tubular necrosis नहीं कहते. Now we call it acute tubular injury. It's an SCQ, a full-fledged SCQ. ठीक है, जो tubular necrosis injury है ना acute, ये बेटा दो वजह से होती है. One is because of ischemia, and the second thing is because of toxins. ठीक है, जब ischemia होता है GFR को क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. ये SCQ है आपका, बल्कि अच्छे वाला जो है ना वो आप ये, दिस इज द पैथोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस्कीमिया होता है, एक तो इस्कीमिया की वजह से ब्लड कम आता है, उसकी वजह से GFR बढ़ेगा ही. लेस ब्लड, लेस प्रेशर, लेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, लेस GFR. तो एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है. दूसरा इफेक्ट ये है कि आप ये नोटिस करो, आपके ट्यूब्यूल्स इधर से डायरेक्ट डैमेज हो रहे हैं हाइपॉक्सिया की वजह से, उन्हें सांस ही नहीं आ रहा.
तो उनमें डैमेज हो रहे हैं. So once the cells get damaged, तो जितना भी अंदर का फ्लूइड है, it oozes out, resulting in tubular injury. और वो जितनी भी tubular injury के ये cells हैं, ये उधर ही इकट्ठे हो जाते हैं. समझ रहे हो बेटा? जो ट्यूब्यूल है ना, it's a pipe. और इट्स अ पाइप या इट्स अ ब्रेक. आप ये समझो एक दीवार है, छोटी सी दीवार में ऐसे पैरेलल हुई, उसकी ईंटें लगी हुई हैं. तो अगर उस दीवार में इंजरी आई तो कुछ ईंट तो बाहर, मतलब ईंट जो है वो अंदर गिरेगी, जब तो अंदर एरिया क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और उसकी वजह से जो भी मटेरियल है वो उस जहाँ पे ब्रेक आई है उससे बाहर जा सकता है. Same is the case with glomeruli, the tubules. The tubules are lined by these tubular cells which are cuboidal. So whenever there is ischemia or whenever there is some sort of injury by toxins, so it will result in death and damage to these cells. और जब ये मरते हैं तो ये उधर ही इकट्ठे होने शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये और यही जब यहाँ से इकट्ठे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कास्ट फाइंडिंग. ठीक है, ये इसने वही शक्ल इख्तियार कर दी जो ट्यूब्यूल की, और उसकी वजह से आपका चीजें लीक होती है. तो जब इधर से चीजें लीक होंगी, so what will happen? There will be inflammation in the interstitium. This is called tubular interstitial disease. So basically the pathology is ischemia or toxin causing tubular damage. और उस tubular damage की वजह से मैंने बताया, एक तो वो सेल्स गिर के अंदर इकट्ठे हो रहे होते हैं, और सेकेंडली वो जो जगह बचती है ना, वहां से फ्लूइड oozes out and elicits a reaction in the surrounding tissue. ठीक है, so that's why we say that both are interrelated. ये आपकी your book picture very 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 important. ठीक है, ये acute tubular injury के अंदर आपका जब ischemia होता है, जिस वक्त भी ischemia होता है, सो अगर तो टॉक्सिन्स की वजह से, टॉक्सिक टाइप की वजह से, आपको पता है टॉक्सिन सबसे पहले जो है वो प्रॉक्सिमल एरिया में जाएगा. तो जब प्रॉक्सिमल जिस जिस एरिया में जाएगा उधर डैमेज करेगा. सो द रेड पार्ट इज द नेक्रोसिस और द डैमेज दैट द टॉक्सिन इज डूइंग. ठीक है, तो ये डैमेज है. और बाकी क्या होता है, ये सारा डैमेज में टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं. तो ये क्या है, दिस इज द कास्ट. यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स? Reabsorption, secretion, excretion, and even maintenance of hemostasis वगैरह ना, मतलब homeostasis. तो मेन आपका GFR को इतना concentrate करता है, यूरिन को कहीं डाइल्यूट करता है, तो ये सारे का सारा इसमें मैनेज करता है. तो आप इसमें देखो जो मेन जो प्रोटीन्स होती है ना, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स सिक्रीट करती है टॉम हॉर्सवॉल प्रोटीन. ठीक है, जिसको टीएन प्रोटीन बोलते हैं, टीएच प्रोटीन. टॉम हॉर्सवॉल प्रोटीन में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नॉर्मली करती है. लेकिन जब कभी इंजरी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे इंजरी हो गई है, ये डेड सेल्स सारे जब इकट्ठे होकर पहुंचे, तो ये कास्ट बनते 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 एंड रिजल्ट क्या होगा, जीएफआर डिक्रीज करेगा. सारी तो कास्ट है. ठीक है, सो जीएफआर डिक्रीज करेगा. इस समझ आएगी बेटा, ये दो चीजें आप लोगों ने करनी है. ये पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों की बुक में तस्वीर बनी हुई है, बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है. वो जो मैंने पीछे चार्ट आपको बना के दिया बताया, वो एक इम्पॉर्टेंट है. और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों टाइप के डिफरेंसेस हैं. इस्कीमिया जब होता है तो इस्कीमिया में ग्लोमेरुलस, your proximal part and the thick limb of the ascending part. ये वाला जो इस्कीमिया होता है ना, उसमें इस जगह पे प्रॉब्लम आती है. So it is just the proximal part of the proximal tubule and the thick part of the ascending limb, which basically lies in the outer medulla. These are the ones which are prone to necrosis in cases of ischemic injury. देखो हर चीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है. Ischemia किस MCQ in ischemic injury, two areas which are very much vulnerable to necrosis are the proximal tubule and the thick ascending limb of loop of Henle in outer middle. MCQ ये आपकी बुक में भी italics में लिखा. It means it is very important. Means ये आपने MCQ के लिए याद. ठीक है, तो ये ischemic injury है. So the most common site of ischemic injury is proximal tubule and thick ascending limb of loop of Henle
and in the outer medulla. ये important है. And what is the site for toxic injury? इसमें कहाँ necrosis होता है? सारी proximal tubule जो है ना इसमें सारी proximal tubule involved होगी और cast दोनों में बन गई. ठीक है? तो ये आप लोगों ने करना है. Very important. Very important. Pathogenesis of acute tubular necrosis is very important. ठीक है? और ये acute tubular necrosis में होता है. मैं आपको इधर दिखाती हूँ. ज़्यादा अच्छा किसमें? ये देखो कहीं न्यूक्लियस नजर आ रहा है बाकियों में आ ही नहीं रहा. This is tubular necrosis. ठीक है? ये tubular necrosis है. ये देखो सेल्स में न्यूक्लिया नजर ही नहीं आ रहे. Just see the outline. किडनी में कौन से टाइप का इंफाक्ट होता है? कोएगुलेटेड तो होता है. इंफाक्ट कौन सा होता है? It's white. एंड आर्टरीज में जब होता है ये वाइट इंफाक्ट होते हैं. ये देखो ये मैं आपको बता रही थी. ये ट्यूबुलर इंजरी है. देख रहे हो आप? ये ट्यूब्यूल है. ट्यूब्यूल के अंदर जब कभी इंजरी हुई बिकॉज ऑफ इस्कीमिया या किसी भी चीज की वजह से इंजरी हुई तो ये डैमेज हो गया इन सेल्स का. जब डैमेज हो गया तो इन डैमेज सेल्स इकट्ठे होकर इन्होंने क्लॉग कर दिया वो एरिया और कास्ट बना दी. और इसके अलावा जो एरिया रह गया था बाकी का उसके अंदर से इंफ्लेमेशन बाहर गई और इधर भी उसने इंफ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू कर. ठीक है? सो ये चलो बस कर. लेकिन ये चीज एक और एससीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपको कहूं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी और जो पायलोनेफ्राइटिस है या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इंजरी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एससीक्यू पॉइंट एंड वाइवा पॉइंट. अच्छा सिर्फ एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं. मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है आपने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन tubulointerstitial disease and pyelonephritis in presentation other than जो मैंने बताया. Pyelonephritis मैंने यही बताया ना. Iris भी involved, pelvis भी involved है, kidney भी involved है. लेकिन clinical presentation जिसे आपने आंसर पिक करना है वो क्या होगा इसमें? Pyelonephritis. बेटा एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी है ना जो या ट्यूबुलर इंजरी या ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीजेस है इनमें जीएफआर डिक्रीज है और एजोटीमिया. जबकि पायलोनेफ्राइटिस में यूजुअली इतना एजिथीमिया नहीं होता. ठीक है? तो ये चीजें chronic pyelonephritis is a chronic बहुत important है chronic pyelonephritis. Chronic stands for CQLA2 acute pyelonephritis. छोड़ दो इसको. अब तुम लोगों का अगर मूड नहीं है ना इसको तो फिर कहानी का फायदा लोग भाग गए. अच्छा ये पैथोजेनेसिस सिर्फ कर रहे हैं. अच्छा ओके मेरी बात. आप लोग 3 मिनट करें थोड़ा सा स्ट्रेच अप. मुझे पता है बेटा 1 घंटा नहीं सुना. आई नो आप लोगों की बहुत हिम्मत है कि आप लोग अच्छे बच्चों की तरह बैठ के सुन लेता है. वेरी ग्रेटफुल. बहुत मुश्किल. मेरा अटेंशन स्पैन इतना है. आप लोग ना 5-7 मिनट 3 मिनट रिलैक्स. मैं तो पढ़ा रही हूँ ना लेकिन समझने ज्यादा में क्या मुश्किल है. What specifically ये है कि
बेटा ये पाइलोनेफ्राइटिस छोड़े बगैर एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आसान से शुरू करते हैं, ठीक है, आसान से शुरू करते हैं। रीनल स्टोन्स, रीनल स्टोन्स पे एससीक्यू काम आता है, आ जाता है कम, एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू में क्या याद रखना है वो मैं बताती हूँ। नंबर 1, द साइज ऑफ रीनल स्टोन, मतलब रीनल नहीं, रीनल सिस्टम स्टोन ब्लैडर में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, पेल्विस में हो सकता है और केलिसिस में हो सकता है, ठीक है। ये तो आपकी बुक में दिया है। What is important from SCQ point of view are the types of kidney stones, and from the MCQ point of view वो मैं आपको बताऊँ। तो ये याद रखो। हमारा कैल्शियम स्टोन्स की एक खास बात याद रखनी है। क्या रखोगे यार? क्या खास बात है कैल्शियम स्टोन्स? They are radio opaque. Number 1. Number 2, इन सब में सबसे ज्यादा कौन से प्रेवलेंट है? Calcium. So MCQ, the most commonly occurring stones, renal stones are, एक MCQ बन सकता है, दूसरा बन सकता है केवल फलां स्टोन है दैट इज रेडियो ओपेक, तो कौन से वाला स्टोन है? तो वो कैल्शियम आपको आना चाहिए। फिर ये स्टुवाइट स्टोन्स या स्टुवेट स्टोन्स कौन से होते हैं? सॉरी, शाबाश, इंफेक्शन रिलेटेड। और कौन सी इंफेक्शन? प्रोटियस की इंफेक्शन। और ये कौन से होते हैं ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो कैल्शियम ऑक्सीडेट, और बेटा जितने भी स्टोन्स है ना वो तब बनते हैं जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है, उसको यूरिन जो कॉन्सेंट्रेटेड पास करता है, हाँ कुछ ऐसा चीज ज्यादा नहीं होती जिससे वो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होता है, या कोई बोन डिजीज है अगर उसको, तो कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन्स बनेगी क्योंकि कैल्शियम रिलीज होता है। लेकिन इसकी एमसीक्यू क्या है? 60 to 80% मैक्सिमम ये होते हैं और ये रेडियो ओपेक होते हैं। ये कौन सा स्टोन है? कैल्शियम। ठीक बेटा, ये इसकी होगी। दूसरी बात है सिस्टिन स्टोन्स। सिस्टिक स्टोन्स यूजुअली जेनेटिक डिसऑर्डर में होते हैं, और सिस्टिक स्टोन्स के बारे में एमसीक्यू अगर बनेगा तो वो ये कि ये एसिडिक मीडियम में होते हैं, पता नहीं तो लिखा है, लेकिन बहरहाल ये जेनेटिक होते हैं, इसलिए दे आर सीन इन यंगर एज को, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके ऊपर है और स्टुवेट स्टोन्स के ऊपर है। स्टुवेट स्टोन्स आर कॉल्ड, और ये वाइवा में बड़े शौक से पूछते हैं, सॉरी स्टैगहॉर्न। स्टैगहॉर्न क्या होता है? तीन जो होते हैं, ठीक है, स्टैगहॉर्न, क्योंकि ये अपनी शाखें निकाल के तो पेल्विस को फिल कर देते हैं। नंबर 2, दे आर अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, the only type of stones which are present in alkaline urine. बाकी सब में एसिड यूरिन होता है, इसके अंदर एल्कलाइन यूरिन। समझ आइए बेटा आपको? तो ये एमसीक्यू है। तो बेटा ये जो स्टुवेट स्टोन्स है या जिसको कहते हैं अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस, ठीक है। तो याद रखो एमसीक्यू बनेगा तो कैल्शियम के ऊपर बनेगा कि सबसे ज्यादा कॉमन है। दूसरा ये रेडियो ओपेक है। तीसरा इनसे अंडरलाइन कॉज क्या है आपको सिनेरियो में दे दिया जाएगा, इसको बोन डिजीज है कोई या पता नहीं क्या है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, उसमें कैल्शियम लेवल। दूसरे नंबर पे स्टुवेट स्टोन्स है आपके, द ओनली स्टोन्स व्हिच आर सीन इन अल्कलाइन यूरिन आर स्टुवेट स्टोन्स। पोस्ट इन्फेक्शियस होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं? प्रोटीन। इसके बारे में ये 3 एमसीक्यूज बनते हैं। स्टैगहॉर्न स्टोन्स होते हैं, बड़े स्टोन्स होते हैं, ये आपसे वाइवा में भी बहुत शौक से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद ये साइट्स एससीक्यू एससीक्यू एससीक्यू, व्हाट आर द कॉमन साइट्स ऑफ रीनल स्टोन, ठीक है। ये वाली चीज आनी चाहिए, पेल्विस हो गया, कैलिसिस हो गए, और दूसरी चीज ये आनी चाहिए व्हाट इज द फेट ऑफ स्टोन। फेट का मतलब है एंगल से क्या होगा, या छोटा स्टोन होगा तो इट विल बी पास आउट इन द यूरिन, बड़ा अगर स्टोन होगा तो वो हेमरेज कॉज करेगा, अल्सर कॉज करेगा, हीमोचूरिया होगा। और अगर पेशेंट ये पेन प्रेजेंट कर रहा है, टिपिकल इस तरह करके आ रहा है, तो ये वाला इसको कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रियल एंगल, ठीक है। ये कॉस्टोकॉन्ड्रियल एंगल होता है। कॉस्टोकॉन्ड्रियल एंगल पे जब भी आपको कोई वो प्रॉब्लम बताएंगे, आपने ये सोचना है कि यू आर डीलिंग विद किडनी,
अगर सिस्टाइटिस होगा तो पेशेंट हमेशा सुप्राप्यूबिक पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये सब रीनल प्रॉब्लम करें। हीमोचूरिया कैन अकर एनीवेयर फ्रॉम द किडनी टू द यूरेथ्रा। तो आपने अगर पिन पॉइंट करना है कि मेरे से क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, तो अगर वो फ्लैंक पेन के साथ आएगा कोस्टोकॉन्ड्रल एंगल की, तो द पेशेंट इज हैविंग रीनल पेन, अपने आप को रीनल के ऊपर लोकलाइज कर दो। और अगर वो सुप्राप्यूबिक पेन के साथ आएगा तो प्रोबेबली पेशेंट को सिस्टाइटिस है। ठीक है, हाँ, कोस्टोकॉन्ड्रल कोस्टोवर्टिकल एंगल की। सॉरी, फ्लैंक पेन किडनी, इधर किडनी है बेटा हमारी, तो जब भी इधर पेशेंट हाथ रखेगा इसका मतलब है वो आपसे किडनी का पूछे। अगर वो हाथ रखेगा सुप्राप्यूबिकली तो आपसे ब्लैडर का, ठीक है, क्योंकि किडनी की पेन वहां पे नहीं जाती। और क्वालिटी की पेन अगर आपको बहुत ज्यादा पेशेंट को पूछ रहे हैं तो फिर क्या मतलब है, कहाँ पे, यूरेटर, क्योंकि यूरेटर के अंदर विद एवरी वो उसमें स्मूथ मसल है ना, वो कांटेक्ट बाबा करता है। तो अगर क्वालिटी पेन की बात आ गई तो इसका मतलब है वो स्टोन्स पूछना चाह रहे हैं आपसे। अब देखो हर एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा, तो जो भी मांगेगा वो रो के मांगेगा, उसको बोलना नहीं, उसको नींद आई है तो भी रोएगा, उसको भूख लगी है तो भी रोएगा, उसने वेट कर लिए सॉइल कर लिया अपना पैम्पर तो भी रोएगा। ये मदर ने देखना है कि इसको किस चीज से भूख लगी। इसी तरह every renal system is going to present with dysuria, with frequency, with hematuria, तरह present करते हैं। आपने देखना है ये यूरेथ्रा से लेके किडनी तक क्या चीज है जो कर, और उसको फिर आपने इन्हीं चीजों से पिक कर, ठीक है, कि उसकी पेन किस जगह के ऊपर हो रही है। अगर एक पेशेंट को हीमोचूरिया है, मिसाल दूं, हीमोचूरिया है, उसको फ्लैंक पेन नहीं है लेकिन इधर मैस फील हो रहा है, तो क्या सोचोगे, क्यों मत, ठीक है, क्योंकि यूजुअली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस यूजुअली प्रेजेंट विद पेन, फीवर, ये चीज, तो ये चंद एक चीजें हैं आपने लोकलाइज करके फिर आपने देखना है कि बनता है। तो लास्ट चीज सिर्फ ये एक देखो, ये वाली पेन किधर होती है, ब्लैडर की, डिस्यूरिया सब कुछ वही होगा, लेकिन पेन विल बी सुप्राप्यूबिकल। और पाइलोनेफ्राइटिस में देयर विल बी फ्लैंक, फ्लैंक मींस आपकी किडनी की प्रॉब्लम, ठीक है। So this is the pathogenesis of urinary tract infection, pyelonephritis. Very important from SCQ point of view. हमारे टेस्ट में ना आया तो प्रॉफ में चांसेस है कि ये आएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये। और कहाँ से इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकती है, पेल्विस तक कहाँ से पहुंच सकती है, इधर फ्रॉम हेयर, यूरेथ्रा से या ब्लड से ऊपर से। ब्लड से बहुत रेयर पहुंचती है। इट इज यूजुअली, do not miss the keyword ascending infection. Ascending infection होती है usually pyelonephritis में। यूरेथ्रा में क्या होता है, यूरेथ्रा और पेरिनेल एरिया में you have a lot of bacteria which can gain access into the urethra और ऊपर जा सकते हैं। उनके नाम आने चाहिए, आपसे बेहतर किसी को नहीं आते होंगे, बताओ। इकोलाई, प्रोटियस, ठीक है। तो ये वाले आ गए, फिर सिस्टाइटिस इधर तक आ गया, इससे ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है। ये अगर स्फिंक्टर ठीक नहीं है, स्फिंक्टर की टोन ठीक नहीं है, तो देयर विल बी अ रिफ्लक्स, ठीक है। तो यूरेटर और ब्लैडर के दरमियान का स्फिंक्टर ठीक नहीं है तो रिफ्लक्स हो जाएगा। ये देखो सारी इसी तरीके से ऊपर असेंड करेगा। ये सारी कॉजेस हैं आपकी बुक में, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस सिर्फ मैंने दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये पता हो कि आप लोगों ने ये वाला पैथोजेनेसिस करना है। इट होल्ड्स ट्रू फॉर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, it stands for therefore chronic pyelonephritis। सिर्फ फर्क इसमें क्या आ जाएगा कि किसी के एक्यूट सिम्टम्स होंगे, किसी के क्रॉनिक होंगे। और एक डिसेंडिंग इन्फेक्शन होती है जो ब्लड से होती है, एक असेंडिंग इन्फेक्शन है। आपने पैथोजेनेसिस में दोनों मेंशन किया, ठीक है। ब्लड से बहुत रेयर होती है, ब्लड से क्या होगा, पेशेंट सेप्टिसीमिया का है, या ये भी हो सकता है कि पेशेंट एंडोकार्डाइटिस का है, उसका कोई ना कोई एक नाइटिस, एक फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है जो कि बाद में किडनी को इन्वॉल्व कर, ठीक है। ये चीजें, और दूसरी पाइलोनेफ्राइटिस का इसके अंदर नहीं है, लेकिन याद रखो मैंने आपको चीज बताई, कुछ चीजों की मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, किडनी में क्या चार चीजें, ग्लोमेरुलस, इंटरस्टिशियम, ब्लड वेसल। तो ग्लोमेरुलस, इसमें याद रखो ग्लोमेरुलस में स्क्लेरोसिस होगा, वो पिंक पिंक हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में स्क्लेरोसिस हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी,
जिसको कहते हैं थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स। आई एम सॉरी, मैं इसकी पिक्चर डाल नहीं सकती, मुझे डालनी चाहिए थी। आपकी बुक में बना होगा, जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स होती है, तो बेटा ऐसे तो हमें लंबी लंबी नजर आ रही है ना, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं ना, तो ट्यूब्यूल्स हमें ऐसी नजर आती है, ट्यूबॉइडल लाइन इस तरह हमें ट्यूब्यूल्स नजर आती है, और ग्लोमेरुला हमें ऐसे नजर आती है। समझ आई? तो क्या हो जाएगा इन पाइलोनेफ्राइटिस? द ग्लोमेरुलाई विल बी स्क्लेरोज्ड, द ट्यूब्यूल्स विल हैव सिक्रीशंस, और जब इनमें सिक्रीशंस पिंक पिंक आती हैं तो लगता है ये थायराइड फॉलिकल्स। इसको कहते हैं थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती है जैसे कि थायराइड फॉलिकल्स हो। तो दिस इज कॉल्ड थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स। इंटरस्टिशियम में इन्फ्लेमेशन होती है और ब्लड वेसल्स थिक वॉल्ड। तो चार चीजें आपने लिखनी है। The morphology of chronic pyelonephritis is sclerosed glomeruli, thyroidization of tubules, inflammation in the interstitium and thick walled vessels. और जो थायरोडाइजेशन क्या होता है, ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीशन। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये प्लीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से खुद प्रिपेयर कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला रीनल ट्यूमर्स करेंगे, ठीक है, और साथ में हम बैडल और प्रोस्टेट। लगाई किस किस के पास शीट है? आज के बाद बेटा बात सुनो, आज के बाद हर बच्चे ने अपनी खुद लगानी, वरना अगर बाद में किसी ने ये कहा कि जी मैं सबकी मैंने लगा दी थी, मैंने उसके बाद नहीं कहा, देखो ये गलत बात है। शीट जब सर्कुलेट हो रही है